नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम जो भी लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 10th में हैं तो उनके लिए सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 70 में 70 अंक की तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे अगली वीडियो में हम अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, धीरे धीरे इसी प्रकार से वीडियो को देखेंगे। इसलिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो किस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ? तो जर्मनी से, इटली से, या फिर फ्रांस, या फिर इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार देखें क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 में, या फिर 1789, या 1790, या फिर 1787 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1787 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उस समय वहाँ का राजा लुईस फिलिप था। ठीक है, लुईस फिलिप था जिसकी नीतियों से परेशान होकर लोगों ने क्रांति का जन्म हुआ, जो क्रांति हुई 1787 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1822 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1884 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1886 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहाँ पर? तो मुंबई में किस जगह पर? तो गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए है 1919 में, 1922 में, या फिर 1909 में, या फिर 1930 में। तो इसको राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 में इनकी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यदि महात्मा गांधी की पहली पुस्तक की बात करें तो महात्मा गांधी की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो महात्मा गांधी की जो पहली पुस्तक थी वो थी सत्य का प्रयोग। ठीक है, महात्मा गांधी की पहली पुस्तक थी सत्य का प्रयोग। इसको भी आप याद रखना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर पर्वतीय मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए उपयुक्त होगी। लैटेराइट मिट्टी की यदि बात करें तो चाय, इसके अलावा अन्य और कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होगी? जैसे कि चाय हो गई, इसी प्रकार से काफ़ी के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होगी। इसी प्रकार यदि बात करें काजू की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, अब चलेंगे अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 6 को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, कौन सी? इसमें से हमें बताना कौन सी मिट्टी नहीं है, मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। तो एक है काली में, पीली, लैटेराइट, सीमेंट। कौन सी इसमें मिट्टी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट। सीमेंट एक मिट्टी नहीं है। ठीक है, यदि भारत में बात करें तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देख लें, यदि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, या फिर जल संरक्षण से, या फिर वायु संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वन संरक्षण से। जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है?
भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हमें बताना है जो भूदान आंदोलन वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या फिर इंदिरा गांधी। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था भूदान आंदोलन? तो जो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। बांधों को डॉट 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 भी कहा जाता है, यानी कहने का मतलब बांधों को और क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना या फिर जल स्रोत या फिर बाढ़ नियंत्रण या फिर जल का भंडार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देशीय परियोजना बांध को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हीराकुंड बांध किस राज्य पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? महानदी पर स्थित है। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है। किस राज्य में? तो उड़ीसा में। किस नदी पर? तो महानदी पर। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? यानी कहने का मतलब सीढ़ीदार खेती किस प्रदेश में, किस राज्य में की जाती है? तो पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित होती है? असम या फिर केरल या फिर पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम में सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, निम्नलिखित में से किस इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? यानी कि इस्पात जो बनाया जाता है उसमें किस प्रकार के खनिज का उपयोग किया जाता है? अभ्रक का उपयोग किया जाता है, फिर मैग्नीज का या फिर तांबा का या फिर ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज का इसका उपयोग किया जाता है इस्पात बनाने में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? जो मुंबई है किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोध कारखाने के लिए या फिल्मी सिटी के लिए या फिर गेटवे ऑफ इंडिया के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई जो है तेल शोध कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1960 या फिर 1970 या फिर 1980 या फिर 1990। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए है 1960। यानी सीमा सड़क संगठन की बात हुई है। तो इसका यदि मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। इसी को अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर आंतरिक व्यापार या फिर वस्तु विनिमय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक व्यापार। जो दो राज्य होते हैं, जैसे कि कोई दो राज्य हैं, उसमें से वस्तु का आदान या प्रदान यानी वस्तु का लेन देन जो है वो क्या कहलाता है? यानी वो कहलाता है आंतरिक व्यापार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में या फिर सरकार के हाथ में या फिर विधायिका या फिर कार्यपालिका? जो सत्ता है वो किसके हाथ में? जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में सत्ता की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय मतलब कि जो पूर्ण राज्य है, यानी पूर्ण राज्य, जैसे कि जो यूटी नहीं है, यानी जो राज्य है। तो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि जो 28 राज्य हैं जो
संघीय का मतलब है कि जो पूर्ण राज्य हैं, जैसे कि मणिपुर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो यानी पूर्ण राज्य कौन सा नहीं है, दिल्ली। दिल्ली जो क्या है, यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं का। यदि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में सिर्फ 14 ही भाषाएं थीं। इसके बाद 14 ही भाषा थी, बाद में इसमें संविधान संशोधन करके 8 भाषाएं और जोड़ेंगे, तब हुई हैं 22 भाषाएं, ठीक है। यानी मूल संविधान में यदि पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी, उसमें बाद में 8 ऐड और की गई, तब हुई 22 भाषाएं। इस समय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लिखित संविधान भारत में से कब लागू हुआ। 15 अगस्त, 14 अगस्त, या फिर 10 दिसंबर, या फिर 26 जनवरी। तो लिखित जो संविधान है किस वर्ष लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि अंगीकृत की बात करें तो अंगीकृत कब हुआ था, यानी संविधान लिखकर तैयार कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। अंगीकृत यानी कि बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 में और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यदि पूछें बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान बनने में कुल। ये भी आप एक फैक्ट याद रखना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। उम्मीद करता हूँ इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, यानी पता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है। 5 वर्ष पश्चात होती है, फिर 8 वर्ष, या फिर 10 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष। तो कितने वर्षों बाद भारत में जनगणना होती है, 10 वर्षों बाद। तो पिछली बार कब हुई थी जनगणना, तो यदि बात करें तो 2011 में हुई थी, तब से अभी तक जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। 2010 में पिछली समय में जनगणना हुई थी, तब से अभी तक जनगणना नहीं हुई। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो वैसे तो आप सभी को पता है वो एक ऐसा कौन सा देश है, भारत, या फिर पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन सी नेपाल, या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता पहले दी जाती है। तानाशाही पर लोकतंत्र को पहले प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है। यदि भारत में मताधिकार की आयु की बात करें, ऑप्शन ए है 21 वर्ष, 20 वर्ष, या फिर ऑप्शन सी 25 वर्ष, या फिर ऑप्शन बी 18 वर्ष। तो वर्तमान की बात करें तो मताधिकार यानी वोट देने की आयु जो है कितनी है, 18 वर्ष। लेकिन पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी, तो 61वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, उसके तहत 21 वर्ष से घटा करके जो मताधिकार की आयु है वो कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी, 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, औसत आय को कहते हैं, क्या कहते हैं औसत आय को।
प्रति व्यक्ति आय या फिर राष्ट्रीय आय या फिर सकल राष्ट्रीय आय या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को क्या कहते हैं? इसी को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किसे कृषि क्षेत्र यानी कि निम्नलिखित में से किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र। यानी कहने का मतलब है कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र की यदि बात करें, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो चीज़ बनती है, जैसे कृषि जो चीज़ उत्पादन होती है उसके बाद जो कंपनी में जाती है या फिर फैक्ट्री में जाती है वो बनकर तैयार होती है। जैसे कि गन्ना का उत्पादन हुआ तो वो कौन सा हुआ? प्राथमिक क्षेत्र। और जब उसको ले जा कर के फैक्ट्री में या फिर कारखाने में ले जा कर के जब उससे चीनी बनाएगी वो क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगी। जैसे चीनी हो गई, वस्तु कोई भी वस्तु बनाई जाए प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, वो होता है द्वितीय क्षेत्र। जैसे कि गन्ने से चीनी बन गई तो चीनी क्या होगी? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगी। इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है जैसे कि सेवा देना, जो लोग सेवा देते हैं, जैसे कि बात करूं जो लोग सेवा देते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993 को, या 1 जनवरी 1995 को, या फिर 1 जनवरी 1990 को, या फिर 1 जनवरी 1985 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1982 में, या फिर 1984 में, या फिर 1985 में, या फिर 1986 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कब लागू किया गया? तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1986 में, ठीक है। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1919 या 1924 या फिर 1929 या फिर 1934। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929। 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 देखें यदि, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, शरत चंद्र चटर्जी या फिर महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। इन्होंने एक नारा और दिया था, वो भी आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा भी इन्हीं ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी, ठीक है। ये भी नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।